नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में हम यहाँ पे आजकल डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ। और उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों का आज हमारा ये लास्ट वीडियो है यहाँ पे, क्योंकि हम आज यहाँ पे जो पांचों जनजाति है उत्तराखंड की राजी जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चार जनजातियों के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। थारू जनजाति हो गया, जौनसारी जनजाति हो गया, भोटिया और बॉक्सा जनजाति। तो अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी अगर आप अभी तक, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसलिए आपको इस सीरीज़ का एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज राजी जनजाति की ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हाँ, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे राजी जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं। और राजी जनजाति की बात की जाए तो उत्तराखंड की सबसे न्यूनतम आबादी वाली जनजाति यदि कोई है तो वो है राजी जनजाति। अब देखो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि इनकी संख्या मतलब न्यूनतम क्यों रह गई है, क्योंकि ये रहते हैं जंगलों में अधिकांशतः। इनको बनरौत बनरावत भी कहते हैं, वनों के राजा भी इनको कहा जाता है। और अब धीरे धीरे क्या होने, जैसे जैसे जंगलों का कटाव बढ़ता गया तो वैसे वैसे ये जो जनजाति है इनकी संख्या में भी धीरे धीरे कमी आने लग गई। तो इसलिए अगर उत्तराखंड की सबसे जो कम आबादी वाली जनजाति है वो इस कारण से कौन से यहाँ पे राजी जनजाति है। अब इनकी उत्पत्ति की बात की जाए तो इनकी उत्पत्ति मानी जाती है यहाँ पे जो आग्नेयवंशी कोल किरात जाति थी उनके इनको वंशज माना जाता है। और ये आग्नेयवंशी कोल किरात जाति कहाँ पे निवास करती, पहले तो पूर्व से मध्य नेपाल तक ये वास करती थी। अब इनके निवास स्थान की बात की जाए तो निवास स्थान इनका उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अधिकांशता है। राजी जनजाति यहाँ पे मुख्यतः पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला क्षेत्र हो गया, डांडी हाट हो गया, कनाली छीनी क्षेत्र हो गया, और इन सारे क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और साथ साथ चंपावत और नैनीताल के कुछ गाँव में भी ये निवास करती है। तो 60% राजी जनजाति यहाँ पे कहाँ निवास करती है, पिथौरागढ़ जनपद में वास करती है। तो अधिकांश ये कुमाऊं क्षेत्र में वास करती है और कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ जनपद में सबसे ज़्यादा राजी जनजाति यहाँ पे वास करती है। राजी जनजाति उत्तराखंड की एक ऐसी जनजाति जो अभी भी जंगल में वास करती है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि इनको वनरौत कहा जाता है, जंगल के राजा भी इनको कहा जाता है। और इनकी संख्या इसी कारण से अब धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि जैसे जंगलों का कटान बढ़ रहा है, जंगलों की तरफ मतलब मानव आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए यहाँ पे इनकी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि ये अभी भी जंगलों में वास करती है। वैसे जो राजी जनजाति के लोग अब जंगलों से बाहर निकलकर झोपड़ियां बना के रहने लग गए हैं, जैसे सामान्य लोग रहते हैं, क्योंकि सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है जो भी ये पिछड़ी जनजातियां हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी योजनाएं यहाँ पे चल रही है। तो मतलब काफ़ी पॉलिसी सरकार ने लागू की है। तो इस प्रकार अब यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ जंगलों पे ही निवास नहीं करते, बल्कि अब ये सामान्य लाइफ जी रहे हैं। ये भी बाहर अब मतलब जंगलों से बाहर आके झोपड़ियाँ बना के ये रहने लगे हैं। अगर वेशभूषा की बात की जाए तो इनका कद छोटा होता है, मुख इनका चपटा होता है और होठ बाहर और घुमावदार होते हैं। अब पहनावे की बात की जाए तो जो पुरुष होते हैं वो यहाँ पे धोती हो गया, अंगरखा हो गया, पगड़ी हो गया, चोटी, ये आदि चीज़ें ये पहनते हैं और चोटी भी ये रखते हैं पुरुष। जबकि महिलाएं क्या क्या पहनती हैं, ओढ़नी हो गया, लहंगा हो गया, चोली, ये सारी चीज़ें पहनते हैं। भाषा की बात की जाए इनकी तो ये मुंडा भाषा बोलते हैं। वैसे ये जिस स्थान पर रहते हैं उसी स्थानीय भाषा में ढल जाते हैं। और जो इनकी ये मुंडा भाषा है इसमें काफ़ी स्थानीय भाषा मतलब कुमाऊनी भाषा का भी मिश्रण देखने को मिलता है। और जब ये बाहरी लोगों से मिलते हैं, मतलब कुमाऊं में रहते हैं, मतलब तो ये यहाँ पे क्या होते हैं, कुमाऊं भाषा का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि कुमाऊं के लोगों से काफ़ी मिलते जुलते हैं, अब वहीं के निवासी हैं, तो इस भाषा को भी धीरे धीरे सीखते हैं। लेकिन जो इनकी प्रमुख भाषा है वो कौन सी भाषा है, यहाँ पे मुंडा भाषा है। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो राजी जनजाति को क्या कहा जाता है, बनरौत भी कहा जाता है, बनरावत भी कहा जाता है, बनरावत कहा जाता है, जंगल का राजा आदि इन नामों से जाना जाता है। तो एग्जाम में बन सकता है कि बनरौत कौन सी जनजाति के लोगों को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राजी जनजाति के लोगों को। या एग्जाम में यही बन सकता है कि कौन सी जनजाति उत्तराखंड की ऐसी है जो अभी भी जंगलों में वास करती है, तो वो है राजी जनजाति, जो कि उत्तराखंड की सबसे न्यूनतम संख्या वाली जनजाति है। अब इनकी सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये जानना भी कि इनके समाज में कैसी व्यवस्था है। तो विवाह की बात करते हैं सबसे पहले, तो इनमें एक तो बाल विवाह प्रथा का अभी भी
प्रचलन है, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका पहले विवाह कर दिया जाता है 13-14 साल की उम्र में। साथ साथ इनके विवाह में दो प्रथाएं पाई जाती है, एक सांगजांगी और पिंठा संस्कार। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सांगजांगी और पिंठा संस्कार कौन सी जनजाति के लोगों में पाया जाता है विवाह प्रथा है एक, तो ये पाई जाती है राजी जनजाति के लोगों में। एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके सामाजिक व्यवस्था में, तो वो है इनके समाज में पलायन विवाह। पलायन विवाह में क्या होता है कि जैसे विवाह हो गया फिर वो वहाँ से पलायन कर देंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, तो इसको कहते हैं पलायन विवाह। मतलब जिनका विवाह हो गया वो उस क्षेत्र में नहीं रहेंगे बल्कि दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे, तो इसको कहते हैं पलायन विवाह। धर्म की बात की जाए तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं और साथ साथ इनमें मृतकों को गाड़ने और जलाने की प्रथा भी इनमें सम्मिलित है। अब त्योहारों की बात की जाए तो त्योहारों में इनके दो प्रमुख त्योहार होते हैं, कर्क और मकर संक्रांति। लेकिन कर्क और मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति को ये कहते हैं कारक, जबकि मकर संक्रांति को कहते हैं मकारा। तो मतलब कारक और मकारा संक्रांति इनके क्या है, दो प्रमुख त्योहार हैं। नृत्यों की बात की जाए तो इनके नृत्य हैं गोले में होकर थड़िया जैसा नृत्य करते हैं। मतलब गोले में एक नृत्य करते हैं जो कि थड़िया नृत्य के समान इनका नृत्य होता है। अब बात करते हैं इनकी अर्थव्यवस्था की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ये काष्ठ कला में काफ़ी निपुण रहते हैं। मतलब काष्ठ मतलब लकड़ी के सामान, अब जैसे लकड़ी के बर्तन हो गया है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बनाने में ये इनको महारत हासिल होती है, तो लकड़ियों के सामान बनाने में निपुण होते हैं। अब देखो ये लकड़ियों के सामान का व्यापार पहले कैसे करते हैं, अब तो खैर इन्होंने भी स्थानीय भाषा में बोलना चालना सीख लिया है, तो अब तो ये खैर मतलब सीधे मतलब सामने और वैसे भी मतलब अब ये लोगों से जुड़ने लग गए हैं, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होती इनको व्यापार करने में। लेकिन पहले ही क्या करते हैं, मूक या अदृश्य विनिमय द्वारा व्यापार करते थे। अब ये मूक या अदृश्य विनिमय क्या होता है इसको पहले समझते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे जहाँ ये रहते हैं और उसके पास कोई आबादी वाला क्षेत्र है, कोई गाँव है, तो ये रात को क्या करते हैं कि इनके जो काष्ठ कला वाले जो इन्होंने मतलब लकड़ी के निर्मित जो इनके सामान है उनको उस गाँव के बस्ती में किसी घर के आगे रख देते थे और रात को वापस चले जाते, रात को ही रखते हैं। फिर दिन में जब वो सुबह उस घर वाले उठते थे फिर वो बाहर देखते किसी को यहाँ पे लकड़ी का सामान छोड़ के गया है, तो अगर वो उनको पता चल जाता कि ये कौन है, बनरौत हैं या राज जनजाति के लोग हैं जो इसको छोड़ के गए हैं, तो अगर उनको मतलब यूज करने का लायक हो उनके, तो वो उसको घर के अंदर ला देते थे और फिर उसके अनुसार वहाँ पे खाने पीने के सामान या धान गेहूँ जो भी उनको देना होता था वो वहाँ पे रख देते थे उस सामान की जगह। और फिर बनरावत क्या करते हैं या जो राज जनजाति के लोग हैं ये अगली रात को आते और वो जो खाने पीने का सामान होता जो धान होता था उसको अपने साथ ले जाते। तो इसको कहते हैं मूक या अदृश्य विनिमय द्वारा। मतलब दोनों में से किसी ने एक को नहीं देखा, न एक दूसरे से बात की। राज जनजाति के जो लोग हैं वो रात को आए, सामान रखा और फिर अगले रात को जो खाने पीने का सामान है वो ले गए। और जो सामान्य बस्ती वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया, सुबह वो लकड़ी का वो उठाया और वहाँ पे वो क्या रख दिया, खाने पीने का सामान रख दिया। तो दोनों में से किसी ने एक दूसरे को नहीं देखा और व्यापार भी यहाँ पे हो गया, दोनों को यहाँ पे लाभ भी मिल गया। तो इसको कहते हैं मूक या अदृश्य विनिमय द्वारा ये व्यापार करते थे। खैर अब तो ये जो नॉर्मल समाज है उसमें ये जुड़ गए हैं, तो अब इन्होंने स्थानीय भाषा भी सीख ली, उसका ये प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार अब तो खैर कोई दिक्कत नहीं होती इनको व्यापार करने में, पहले ये मूक या अदृश्य विनिमय द्वारा ये व्यापार करते थे। तो दोस्तों ये हो गए आज यहाँ पे राजी जनजाति के बारे में आपको यहाँ पे बताया। और साथ साथ यहाँ पे जितनी भी जनजातियाँ थी उत्तराखंड में 5 ये जनजातियाँ थी, थारो हो गया, जौनसार हो गया, भोटिया, बॉक्सा और राजी जनजाति के सब के बारे में आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे चर्चा की हमने। अच्छे से आपको मैंने समझाने की कोशिश की, काफ़ी डीप मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश की। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।